गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 आर्ट में हमारा लेसन विधायिका, और उसमें हम पहुंच गए थे कि संसदीय समितियां क्या करती हैं। अब तक तो हमने राज्यसभा, लोकसभा, कार्यपालिका, सरकार के कार्य, संसद के कार्य के बारे में पढ़ा। अब संसद में कुछ समितियां भी होती हैं, क्योंकि हमारे देश में संसद में लगभग 750 के आसपास सांसद हैं, तो सभी तो कार्यपालिका में शामिल नहीं होते, विपक्ष के भी होते हैं। तो संसदीय समितियां बनाई जाती हैं जो सरकार को भिन्न भिन्न मुद्दों पर सलाह देती हैं, जांच करती हैं, और उसमें सरकार के सदस्य यानी जिस पार्टी सरकार होती है उसके अलावा जो दूसरे दल होते हैं उनके सदस्य भी शामिल होते हैं। विभिन्न विधायी कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये समितियां केवल कानून बनाने में ही नहीं, वरन सदन के दैनिक कार्यों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्योंकि संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है, क्योंकि संसद तो साल में 4 अधिवेशन कम से कम जरूरी होते हैं, कई बार 5 भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी तो काम करने होते हैं। उन कामों को ये संसदीय समितियां करती हैं। इसके लिए उस पर ज्यादा ध्यान और देने की जरूरत पड़ती है। और ये संसदीय समितियां सरकार के कामकाज पर और जिस मंत्रालय से संबंधित ये समितियां होती हैं उसके ऊपर ये और भी ज्यादा ध्यान देती हैं। और इन संसदीय समितियों के आगे जिस भी प्रकार के मुद्दे आते हैं वे उनको संसद के सामने पेश करती हैं। 1983 में भारत में संसद की स्थायी समिति यों की प्रणाली विकसित हुई। 1983 के बाद भारत में ये संसदीय समितियां बनाई जाने लगी। विभिन्न विभागों से संबंधित ऐसी 20 समितियां हैं। स्थायी समितियां विभिन्न विभागों के कार्य, उनका बजट, खर्चे तथा उससे संबंधित विधेयकों की देखरेख करती हैं। जैसे रक्षा समिति है, तो रक्षा विभाग क्या काम करता है, क्योंकि सेना के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, हथियार खरीदे जाते हैं, सैनिकों के लिए करोड़ों अरबों रुपए के वेपन्स हैं, जहाज हैं, मिसाइल हैं, परमाणु कार्यक्रम हैं, वो चलते रहते हैं। तो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है उस सब की वो देखरेख करती हैं। और इनके अंदर भ्रष्टाचार ना हो और जनता के पैसे का इस्तेमाल सही प्रकार से किया जाए, इसके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देते, क्योंकि सरकार पर बार बार भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष के लोग लगाते रहते हैं। इसलिए उन समितियों के अंदर विपक्ष के लोगों को शामिल किया जाता है ताकि वो भी अपनी देखरेख में सारे कार्य कर सकें। स्थायी समितियों के अतिरिक्त अपने देश में संयुक्त संसदीय समितियों का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा तथा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए होता है। कई बार सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो संसदीय समितियां बनाई जाती है। सीबीआई जांच होती है, सीआईडी जांच होती है। तो कई बार ये लगता है कि नहीं, ये तो सरकार के दबाव में काम करते हैं, तो संसद के सदस्य चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, सभी दलों के सदस्यों को मिलाकर के एक समिति बनाई जाती है जो कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करती है। और संसद ने इस समितियां द्वारा दिए गए काम में छुटपुट बदलाव करने की मंजूरी होती है। इसलिए नजरिए से देखें तो संसद की मंजूरी के बिना तो बजट पास हो सकता है और न ही कोई विधेयक कानून बन सकता है। ये सरकार को समितियां अपनी सलाह देती हैं। विधायिका की ऐसी प्रकृति है कि उस पर मात्र प्रक्रिया संबंधी बंधन है, किंतु सार्थ उस पर कोई बंधन नहीं है। संसद या विधायिका की प्रभुता पर कोई सीमा नहीं बांधी गई है। एन.डी. गाडगिल ने ये 18 नवंबर 1949 को जो भाषण दिया था, ये उसकी प्रति है। अब आगे हम आ गए हैं कि संसद
स्वयं पर कैसे नियंत्रण करती है। तो ये देखो इसमें कार्टून में, अच्छा तो कानून बनाने वालों पर भी कुछ कानून लागू होते हैं। यस, संसद कानून बनाती है लेकिन उस कानून का पालन उन्हें खुद भी करना होता है और कानून के ऊपर भी लागू होते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि संसद बहस मुबाहिसों का मंच है। यह सार्थक और अनुशासित ढंग से होना जरूरी है ताकि संसद की कार्रवाई आसानी से चले। खुद संविधान में संसद की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलने के लिए प्रावधान किए गए हैं। सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। अब इस कार्टून समझिए, वॉकआउट नहीं, आउट किए गए। संसद के अंदर जब बहस होती है किसी बिल या कानून के ऊपर तो कई बार सदस्य बड़े आक्रामक हो जाते हैं संसद में, तो उन संसद के सदस्यों को लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं आउट। और कई बार सदस्य खुद ही उस बहस या कानून या बिल जिस पर चर्चा हो रही है और उनको लगता है कि यहाँ तुम्हारी बात नहीं सुनी जा रही, तो खुद भी सदन से उठकर बाहर चले जाते हैं, उसको बोलते हैं वॉकआउट। देखो इसमें कार्टून देगा, इन सदस्यों ने वॉकआउट नहीं किया, इन्हें अध्यक्ष ने बाहर निकाला। क्या ऐसी स्थिति अक्सर होती है? ऐसी स्थिति अक्सर होती रहती है जब संसद में ज्यादा हंगामा किया जाता है, किसी बात को सुनने नहीं दिया जाता, और ऐसा अक्सर विपक्षी सदस्यों द्वारा ही ज्यादा किया जाता है। विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के टिकट पर चुने जाते हैं। यदि चुने जाने के बाद वे अपनी पार्टी छोड़ना चाहें तो क्या होगा? स्वतंत्रता के काफी समय बाद तक ये समस्या बनी रही, क्योंकि जो हमारे देश में दल आधारित लोकतंत्र है। चुनाव अभी आप टीवी पर रोज देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, गोवा में चुनाव की खबरें रोज आ रही हैं। तो सभी राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और संसद में जो सदस्य हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल द्वारा चुने गए होते हैं, और कई बार राजनीतिक दलों से बिगड़ जाती है तो सदस्य उस दल को छोड़ देते हैं। तो उस स्थिति में क्या किया जाए? अंततः दलों में इस बात पर आम सहमति बनी कि किसी भी दल के टिकट पर निर्वाचित विधायक या सांसद को दल बदल करने से रोका जाए, क्योंकि सरकार को गिराने के लिए या अपने लालच में भ्रष्टाचार के लिए लोग पार्टियां छोड़ देते थे। कांग्रेस से दूसरी में चले गए, तीसरी में चले गए, चौथी में चले गए, और इस प्रकार सरकारें गिरती रहती थी। तो संसद ने एक दल बदल कानून बनाया और ये कानून अपने ऊपर ही लागू किया। इसके लिए 1985 में संविधान का 52वां संविधान संशोधन किया गया। इसे दल बदल निरोधक कानून कहते हैं, कि कोई अपनी पार्टी छोड़ेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में 91वें संविधान संशोधन द्वारा दोबारा संशोधित किया गया। सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता। अगर कोई दल बदलता है तो इसका निर्णय कौन लेगा? संसद का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति। यदि ये सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है, और इसके अतिरिक्त ऐसे दल बदलू किसी भी राजनीतिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ये प्रावधान किया गया, और उसके बाद से दल बदल पर काफी पाबंदियां लगाई गई हैं। और दल बदल के अंदर और सरकार गिराने के अंदर सबसे ज्यादा बदनाम अगर कोई राज्य पूरे भारत में है तो हरियाणा में रहा है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा दल बदल और बदलते रहे हैं, सरकारें गिरती रही हैं। और ये शुरुआत हमारे हरियाणा प्रदेश में 1980 में हुई थी। 1977 के अंदर चुनाव हुए, पूर्ण बहुमत के साथ जनता पार्टी सरकार बनी, केंद्र में भी और राज्य में भी, और हमारे हरियाणा के अंदर भी जनता पार्टी सरकार बनाई गई। 1980 के अंदर जनता पार्टी के विधायकों ने पार्टी छोड़ करके और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, और 3 ही साल में जनता पार्टी की सरकार गिर गई, और जो सदस्य पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गए उन्हीं में से एक को मुख्यमंत्री बना दिया गया। फिर 1982 में जो चुनाव हुआ तो उस चुनाव के अंदर भी कांग्रेस पार्टी बुरी
हार हुई और जनता दल को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन वो तो उस समय इतना बड़ा अचंभा हुआ कि जनता दल की सरकार ही नहीं बनने दी और शपथ ग्रहण से पहले ही, यानी चुनाव का रिजल्ट आते ही उसके 5-7 दिन के बाद में ही जनता दल के विधायकों को दल बदलवाकर कांग्रेस में शामिल कर लिया गया और चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बन गए। जबकि पूरे हरियाणा में उसमें बड़ा रोष हुआ। चौधरी देवीलाल के नाम से वोटिंग हुई थी, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो ये दल बदल एक बहुत पुरानी बीमारी थी। इसको खत्म करने के लिए इस प्रकार के ये कानून बनाए गए। विगत 20 वर्षों का अनुभव बताता है कि दल बदल विधेयक कानून दल बदल को रोकने में सफल नहीं हुआ, लेकिन अपने किसी दल के प्रधान नेता और अध्यक्षों को विधायिका के सदस्यों के विरुद्ध अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई हैं। यानी दल बदलते हैं तो दल के सदस्य या दल का अध्यक्ष लोकसभा के स्पीकर को इसकी शिकायत करता है तो उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। यानी पार्टी जिससे चुनाव लड़ेंगे उस पार्टी को और छोड़ करके जाएंगे तो उसकी सदस्यता खत्म और उस जगह पर दोबारा चुनाव करवाए जाएंगे। हाँ, अगर पार्टी उसको स्वयं निकाल देती है तो फिर वो विधायक और सांसद बना रहता है। अब निष्कर्ष में देखिए, क्या आपने संसद की कार्रवाई का टेलीविजन पर आंखों देखा प्रसारण देखा है? आपको सदन में इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी वेशभूषाएं दिखाई देंगी जो देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। सदन की कार्रवाई के दौरान सदस्य भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न जाति धर्म के संप्रदायों से आते हैं, प्राय एक दूसरे का प्रबल विरोध करते हैं। अनेक अवसरों पर ऐसा लगता है कि वे देश का समय और धन बर्बाद कर रहे हैं। जी हाँ, कई बार अनर्गल बातें करते हैं जिनका कानून से संसद से कोई मतलब नहीं होता। अपनी खास बनावट के कारण संसद सरकार के सभी अंगों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्वात्मक है। संसद में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की मौजूदगी होती है। इससे संसद ज्यादा प्रतिनिधित्वात्मक दिखती है और इस कारण संसद जनता की इच्छाओं के अनुरूप चलती है और जनता की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होकर काम करती है। और अभी 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है, तो बेटा टेलीविजन के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा चैनल पर आप इसकी कार्रवाई जरूर देखिएगा, क्योंकि संसद में अब होगा बजट पेश, उस पर बहस होंगी, चर्चाएं होंगी और हमारे लेसन को याद करने में समझने में ये बहस बहुत बड़ा काम करेंगे। ये कार्रवाई आपको जरूर से जरूर देखनी है। थैंक यू।